हेलो बच्चों, गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे और एक्सरसाइज था हम लोग का 6.1 है ना। तो चलिए कल जहाँ तक किए थे अब आगे बढ़े बच्चों। आइए क्वेश्चन नंबर 10 आता है बच्चों। अब देखिए क्या कहता है। ए लेडर मतलब समझते हैं सीढ़ी। ए लेडर 5 मीटर लॉन्ग इज लेनिंग अगेंस्ट ए वॉल। एक दीवाल से लटका हुआ है आपका लेडर। चलिए एक दीवाल बना लेते हैं, ठीक। और यह इस दीवाल से आपका लेडर लटका हुआ है। ये सपोज कीजिए आपका लेडर है ए बी, ठीक है, जिसकी लंबाई कितनी है, लेंथ कितनी है, 5 मीटर। फिर कह रहा है कि द बॉटम ऑफ द लेडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल। ये लेडर है, लेडर का बॉटम ये हुआ और टॉप ये हुआ। इसका बॉटम जो है खींचा जा रहा है, तो दो तरह से खींचा जा सकता है। एक वॉल से, ये वॉल है ना, ये क्या है आपका वॉल है, ठीक। एक वॉल से दूर और ये एक वॉल के नज़दीक। लेकिन यहां कहा जा रहा है कि ये खींचा जो जा रहा है अवे फ्रॉम द वॉल, मतलब वॉल से क्या खींचा जा रहा है, दूर। इसका मतलब है कि इस पोजीशन से ये दूर जा रहा है और उसका रेट कितना है, 2 सेंटीमीटर। इसका तात्पर्य ये समझिए, अगर ये बॉटम इधर जाएगा तो निश्चित तौर पर इसका जो टॉप है वह भी तो डाउन होगा, वह भी क्या होगा, डाउन होगा। समझ रहे मेरी बात? अच्छा, और वही कह रहा है हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग। जी हाँ, बिल्कुल सही सोचा आप लोगों ने कि ये अगर आप खींच रहे हो, पुल कर रहे हो, तो निश्चित तौर पर इसका टॉप जो है डाउन हो रहा है। तो उसका रेट कह रहा है निकालने के लिए, कब, उस समय जब व्हेन द फुट ऑफ द लेडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। मतलब उसका जो फुट है, मतलब बॉटम जो है, वह वॉल से कितनी दूरी पर हो, 4 मीटर। मतलब आपका ये भी वेरिएबल है ओ ए और दूसरा वेरिएबल ओ बी भी वेरिएबल है। समझ रहे हैं? क्योंकि जैसे जैसे ये ऐसे चलेगा निश्चित ये बढ़ेगा और ये क्या होगा, घटेगा। समझ में आ रही है? इसलिए हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि वॉल से बॉटम की दूरी कितनी है, x, वेरिएबल रूप में ही मानना होगा। और हाइट को भी मान लेते हैं कि वह हाइट कितना रखा है, y। समझ में आ रही है? अच्छा, और यह क्षण जो है, जिस क्षण ये है, ओ ए बराबर आपका x मीटर, चूंकि लेंथ किस में दिया गया है, मीटर में। ओ ए बराबर x मीटर, ओ बी बराबर कितना, y मीटर ऑफ लेडर। ये पोजीशन माने एट ए टाइम t, किसी समय तो मानिएगा, क्योंकि टाइम भी चेंज हो रहा है, दोनों के लिए टाइम चेंज हो रहा है। टाइम चेंज हो रहा है, ये x भी चेंज हो रहा है और y भी चेंज हो रहा है। सही है? अब देखिए अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या कह रहा है, रेट, किसका रेट, ओ ए का, ये जो चेंज हो रहा है उसका रेट, मतलब dx बाई डी टी आपके पास कितना है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो जरा सा ध्यान दीजिएगा, आपने पोजीशन माना है मीटर में दोनों, और लेडर की लंबाई भी किस में है, मीटर में, और ये किस में है, रेट। तो सबसे पहला काम है इसको किस में चेंज करना, मीटर में। तो बताइए क्या कहिएगा, 2/100 मीटर पर सेकेंड। 100 से डिवाइड कर देंगे तो मीटर पर सेकेंड में हो जाएगा। चलिए ये बात हुई। अब आपको किसका रेट निकालना है, हाइट का ना, किस रेट से वो डिक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब y का रेट निकालना है, dy बाई डी टी। किस समय निकालना है आपको, उस समय जब बॉटम कितनी दूरी पर हो, 4 मीटर पर। बॉटम कितनी दूरी पर हो, इसका मतलब है x बराबर कितना होना चाहिए,
एक्स है ना आपका चेंज हो रहा, बॉटम का पोजीशन किसके द्वारा मेजरमेंट हो रही है, एक्स से, इसीलिए एक्स बराबर क्या होना चाहिए, 4 मीटर। अब चलिए ये आपका प्रॉब्लम है। अब आपको क्या करना है, अब आपको संबंध बनानी है किसके बीच, एक्स एंड वाई के बीच, क्योंकि एक्स का रेट आपके पास गिवन है और y का रेट आपको निकालना है। तो यही तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में होता था, एक का रेट दिया हो और एक का रेट निकालना हो तो दोनों के बीच क्या कर दो, संबंध बना लो। चलिए संबंध बनाते हैं। ये बताइए कि किसी पोजीशन में रहेगा तो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा कि नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल यहां भी रहेगा तो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा कि नहीं, जहां किसी भी पोजीशन में रहेगा बच्चों तो वह क्या बनेगा आपका, राइट एंगल ट्रायंगल ही बनेगा। ऐसे हमने ये बनाया, कोई जरूरी नहीं है ना, जी हाँ। तो इसका मतलब है कि यह तो निश्चित होगा पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करेगा, अर्थात OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर, ये हमेशा होगा, ये हमेशा होगा, क्योंकि जब जब राइट एंगल ट्रायंगल बनता है तो P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर क्या होता है, H स्क्वायर। बस अब आप मान रखो, OA का मान, OA पोजीशन क्या लिए हो, X, OB पोजीशन क्या लिए हो, Y, और AB क्या है आपका 5 स्क्वायर। चलिए y निकालना है आपको, y स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 25 माइनस एक्स स्क्वायर। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, √25 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए आपका रिलेशन तैयार हो गया, मतलब फंक्शन तैयार हो गया। अब आप इससे रेट निकाल सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना होगा, डिफरेंशिएट करना होगा, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, क्योंकि रेट ना निकालना है आपको। तो चलिए dy/dt इक्वल टू, बताइए रूट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सही है बोलो, 1/2 √25 माइनस एक्स स्क्वायर। अब फिर आपको बेस का करना होगा, 25 का 0, एक्स स्क्वायर का, और यह तो t के रिस्पेक्ट में न कर रहे थे, और यहाँ फंक्शन किस में है, x में, क्या लिखना चाहिए मल्टीप्लाई में, dx/dt, नहीं लिखोगे, जी हाँ dx/dt, क्योंकि चेन रूल को फॉलो करवाना है बच्चों। अब देखिए ये 2 और ये 2 आपका क्या हो गया, कैंसिल, कितना रिजल्ट हुआ, -x/√25 माइनस एक्स स्क्वायर और dx/dt। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, जो सब रिजल्ट है हमारे पास वो रख देना है। तो बताइए x का रिजल्ट कितना है, x है आपके पास 4, x कितना है 4 मीटर। चलिए √25 माइनस 4 स्क्वायर, और dx/dt बताइए, dx/dt कितना है 2/100, 2/100, ये भी हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब ये बताइए कितना रिजल्ट आया, dy/dt इक्वल टू, बताइए -4 बाय कितना हो जाएगा 16, माइनस होगा तो 9 होगा, 9 का 3 इंटू कितना 2/100 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, -8/3 इंटू 100 मीटर पर सेकेंड। फिर आप क्या कितना 100 को ढोइएगा, फिर 100 को हटा दीजिए मल्टीप्लाई करके, इसको सेंटीमीटर बना लीजिए। इसका मतलब है -8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 100 हटा दिए। अब इसका मतलब है माइनस हो रहा है रेट, और माइनस क्या बता रहा है, देखिए पता चल गया ना, इसका मतलब है डिक्रीजिंग हाइट कितना है आपका, डिक्रीजिंग हाइट है आपका 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। जब डिक्रीजिंग लिखेंगे ना तो माइनस देने की जरूरत नहीं है। मेरी बात समझ रहे ना, मैंने कल भी बोला था, है ना, प्रीवियस क्लास में आपने सुना होगा कि अगर आप डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग वर्ड देते हैं तो उस जगह आपको सिर्फ किस में डालना होगा, प्लस में। ठीक है, तो चलिए बहुत अच्छी बात है, हाइट का रेट निकल चुका है 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। चलिए नोट कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए,
क्वेश्चन नंबर आपने 10 देखा, कितना मज़ेदार प्रॉब्लम था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 भी अच्छा प्रॉब्लम है। देखिए, कहता है ए पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व 6y = x³ + 2। एक पार्टिकल कर्व पर मूव कर रहा है। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, कर्व पर पॉइंट चाहिए। एट विच द y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 times एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, एक कर्व बनाते हैं, बट ये नहीं कि इसका ग्राफ है बच्चों, रफ ग्राफ हुआ, ये कर्व बना लिया। ठीक, अब कह रहा है इस पर कहीं एक पॉइंट है जिस पर कि y कोऑर्डिनेट का चेंजिंग मतलब dy/dt, y कोऑर्डिनेट का चेंजिंग x कोऑर्डिनेट के चेंजिंग के 8 गुना के बराबर है। किसके बराबर होना चाहिए? x कोऑर्डिनेट के चेंजिंग का 8 गुना के बराबर कौन है? जहां याद देखिए प्रॉब्लम में दिया हुआ है y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 times एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट। समझ में आ रही है? वो पॉइंट का पोजीशन चाहिए, मतलब एक्स वाई चाहिए। तो चलिए सबसे पहले आप वह पॉइंट हम लोग वेरिएबल रूप में मानेंगे, क्योंकि जब अननोन है तो वेरिएबल रूप में मानना है। चलिए ये पॉइंट मानते हैं। किस पर माने? ऑन द कर्व। कर्व, और कर्व क्या है आपका? 6y = x³ + 2। पक्का? अब इस फंक्शन से हम लोगों को इस रिलेशन तक जाना है, तो निश्चित y और x के बीच संबंध तो है ही। y और x के बीच क्या है? संबंध कर्व में है ही। अब इसको dc कर दो विथ रिस्पेक्ट टू किसके? t के। तो y का dy/dt, x³ का dc क्या हो जाएगा? 3x²। अब बगल में dx/dt, क्योंकि आप t के रिस्पेक्ट में कर रहे हो। और 2 का dc क्या हो जाएगा? 0 dx/dt। और आपको पता है कि इस पॉइंट पर क्या हो रहा है आपके साथ, कि y कोऑर्डिनेट का रेट किसके इक्वल है? x कोऑर्डिनेट के रेट के 8 times। इसका मतलब है आप ऐसा कर सकते हो कि dy/dt के प्लेस पर क्या रख सकते हो? 8 dx/dt इक्वल टू कितना? 3x² dx/dt। dx/dt आपका क्या हो जाएगा? कैंसिल, 3 2s। तो बताइए कितना होगा? 16 इक्वल टू x²। सही है? अब बताओ स्क्वायर इधर आएगा तो x बराबर कितना लिखोगे? ±4। पक्का? x का वैल्यू एक प्लस आया बच्चों और एक माइनस आया। निश्चित y का भी वैल्यू तो 2 आएगा। तो वो कहां से निकलेगा बच्चों? वो आपके कर्व के इक्वेशन से ही निकलेगा, क्योंकि यह पॉइंट किस पर है? कर्व पर। तो अगर x इसी से आप प्राप्त किए हो तो y भी तो इसी से निकलेगा। तो आप क्या करोगे? x का मान 4 रखो कर्व पर, 6y = 4³ + 2। बताओ कितना होगा? 66 प्लस करके y = कितना? 66/6 कितना हो गया? 11। चलिए एक पॉइंट ऐसा मिल गया, मतलब कर्व पर एक पॉइंट ऐसा है जहां की dy/dt इक्वल टू क्या हो रहा है? 8 × dx/dt। ठीक है? फिर दूसरा पॉइंट भी मिलने जा रहा है। चलिए अब क्या है x का मान? -4 है ना? x = -4। बताइए 6y = -4 पर क्यूब + 2। 6y = -4 पर क्यूब कितना होगा?
-64 और +2 कितना हो जाएगा, y इक्वल टू -62/6, ये 3 और ये 31, कितना आ गया 31 -31/3। ये दूसरा पोजीशन मिल गया बच्चों। यहाँ भी आपका क्या हो रहा होगा कि dy/dt इक्वल टू 8 × dx/dt। मतलब ये हुआ बच्चों कि इस कर्व पर दो ऐसा पॉइंट है जहां की y का रेट x के रेट के कितना 8 गुना ज़्यादा है। समझ रहे हैं? तो जी हाँ बच्चों, बहुत ही बेहतरीन प्रॉब्लम था, दोनों पॉइंट भी मिल गया। चलिए नोट कर ले। चलिए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 13 बनाए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 काफ़ी इजी है बच्चों, है ना, बना सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 13 कहता है ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल। बैलून हर शेप हो सकता है बैलून का, इसीलिए कह दिया गया है कि बैलून का शेप कैसा है, स्फेरिकल, गोला है। ठीक, उसके बाद उसका वेरिएबल डायमीटर। जी हाँ, डायमीटर क्या है, डायमीटर क्या है, आपके पास वेरिएबल डायमीटर दिया हुआ है 3/2 2x + 1। पक्का ये डायमीटर है, तो निश्चित आप इससे रेडियस प्राप्त कर सकते हो ना। रेडियस क्या हो जाएगा, हाफ d। डायमीटर का हाफ जो होता है वो क्या होता है बच्चों, रेडियस। इसका मतलब है हाफ, और उसके बाद d का मान 3/2 × 2x + 1 कितना हो गया 3/4 2x + 1। सही है बच्चों। अब क्या कह रहा है, अब क्या कह रहा है ये देखिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम। वॉल्यूम का रेट निकालना है चेंज का, किसके रिस्पेक्ट में, इसका मतलब है वॉल्यूम मान लीजिए अगर v मानते हैं तो निश्चित तौर पर आपको dv/dx निकालना है। ये क्या हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू किसके, x के। यही ना हुआ dv/dx। dv/dt अगर रहता तो ये क्या होता, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, तब विथ रिस्पेक्ट टू x या t देने की जरूरत नहीं होती, लेकिन यहां स्पष्ट कर दिया है विथ रिस्पेक्ट टू x। इसका तात्पर्य ये हो गया कि ये रेट नहीं है, ये रेट मेजर है ना। चलिए ये निकालना है, अच्छी बात है। तो जब यह स्फीयर है तो बताइए वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का, 4/3 πr³। ऐसा पढ़े है ना। अब चलिए वॉल्यूम बराबर 4/3 पाई और r रेडियस आपने प्राप्त किया है 3/4 2x + 1 पर होल क्यूब, पूरे पर ना। तो बताइए ये क्या हो जाएगा, 4/3 पाई, 3 पर क्यूब 27, 4 पर क्यूब कितना 64 और 2x + 1 पर होल क्यूब। अगर कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करें, 3 9 जा। बताइए वॉल्यूम इक्वल टू 9/16 पाई × 2x + 1 पर होल क्यूब। ये हो गया आपका फंक्शन किसके बीच, f एंड x के बीच। पक्का। अब इसको डिफरेंशिएट करना है क्योंकि आपको dv/dx निकालना है, तो v को dc किसके रिस्पेक्ट में करना होगा, x के रिस्पेक्ट में। तो चलिए dc करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। dv/dx देखिए 9/16 तो आपका कांस्टेंट है, ये बाहर घूमते रहेगा, है ना। पाई भी कांस्टेंट है, यह भी बाहर घूमेगा। और ये जो देख रहे हो होल क्यूब, इसका डीसी करोगे तो होल क्यूब का x के ही रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो होल क्यूब का क्या होगा 3 2x + 1 पर होल स्क्वायर। उसके बाद फिर बेस का करना होता है चेन रूल के आधार पर। तो बताइए इसका क्या होगा, 2x का 1 1 का 0 हो गया। चूंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहां साइड में मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए तो ये बताइए ये कितना हो जाएगा, और ये 2, अच्छा इसका मतलब है कितना हो गया 27/16 पाई × 2x + 1 पर होल स्क्वायर × 2 × 1 2 ना, ये 2 से आपका कैंसिल हो जाएगा। कितना हो गया
27/8 पाई और 2x+1 पर होल स्क्वायर। देखिए ये रिजल्ट है, अर्थात वॉल्यूम का चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू किसके, x के। क्या आया, 27/8 पाई 2x+1 पर होल स्क्वायर। सही है, पक्का। चलिए नोट कर ले। हाँ तो बच्चों 14 नंबर आइए, जबरदस्त प्रॉब्लम है। कहता है सैंड इज पोरिंग फ्रॉम ए पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। एक पाइप के द्वारा, है ना, एक पाइप के द्वारा सैंड को गिराया जा रहा है, मतलब बालू को गिराया जा रहा है ना। जैसे आप लोग ट्रक से गिरते हुए देखे होंगे, उसी तरह पाइप के द्वारा गिर रहा है। चलिए एक रफ फिगर जरूर बनाते हैं। ये देखिए, ये आपका पाइप है। तो आप लोग ये बताइए कि जब ये गिरता है तो किस तरह का आकार बनता है, शेप बनता है। बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं एकदम। इसका मतलब है आप लोगों ने बिल्कुल देखा है बच्चों, कोन बनता है। और यह धीरे धीरे कोन क्या होते जा रहा होगा, बड़ा होते, जिस तरह से यह गिर रहा होगा, है ना। इसका मतलब है यह कोन जो है फिक्स तब तक नहीं होता है जब तक कि कंप्लीट सैंड गिर नहीं जाए। जब तक गिरेगा तब तक वह धीरे धीरे क्या होते जाएगा, बढ़ते चला जाएगा। इसका मतलब है कि इसका रेडियस भी चेंज कर रहा होगा, इसका हाइट भी चेंज कर रहा होगा। समझ रहे हैं मेरी बात, सही है। और साथ साथ वॉल्यूम तो चेंज कर ही रहा है, क्योंकि वॉल्यूम जो गिर रहा है वह धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है बच्चों। तब सवाल प्रॉब्लम क्या कहता है, सैंड इज पोरिंग फ्रॉम ए पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। किस रेट से गिराया जा रहा है वॉल्यूम को, बिल्कुल, है ना। तो सबसे पहले तो आप वेरिएबल को कंसीडर कर लीजिए। चलिए आपका पहला तो वेरिएबल हो गया वॉल्यूम v, दूसरा क्या हो गया रेडियस r, हाइट h ऑफ ए सैंड कॉन। इसको क्या कहते हैं, सैंड कॉन एट ए टाइम t। क्या है, इसमें तो टाइम निश्चित है नहीं, टाइम चेंज कर रहा है, रेडियस भी चेंज कर रहा है, हाइट भी चेंज कर रहा है, वॉल्यूम भी चेंज कर रहा है। ठीक है, टी टाइम में हमने ये सब माना। अब अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या कर रहा है कि वॉल्यूम का रेट, किस रेट से गिराया जा रहा है वॉल्यूम, dV/dt इक्वल टू 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अच्छा, अब कह रहा है द फॉलिंग सैंड फॉर्म से कौन ऑन द ग्राउंड। कौन बनाया जा रहा है, किस तरह से, देखिए ए वे दैट हाइट ऑफ कौन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस। जी हाँ, इस तरह गिर रहा है सैंड कि हाइट जो है वह रेडियस का 1/6 है। इसका मतलब ये कह सकते हैं हाइट इक्वल टू 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस। हाइट जो बढ़ रहा है बच्चों, वह रेडियस का कितना भाग, 1/6 भाग बच्चों। फिर कह रहा है हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ सैंड कॉन इज इंक्रीजिंग। किस रेट से उसका सैंड कॉन का हाइट इंक्रीज करेगा, उस किस समय, जिस समय की हाइट कितना हो। इसका मतलब है मुझे हाइट का रेट निकालना है उस वक्त जिस वक्त हाइट कितना हो रहा है बच्चों, 4 सेंटीमीटर। ये आपका प्रॉब्लम है। अब देखिए समझिएगा, आपके पास वॉल्यूम का रेट दिया हुआ है, हाइट का रेट निकालना है, और आपको पता है कि सैंड कॉन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 πr² h। कॉन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 πr² h। तो बताइए कि बी का वेरिएबल तो भी हुआ,
और स्मॉलर क्या हुआ, आर और एच, दो स्मॉलर ना हो गया। और याद होगा हमने टेक्निक में बोला था कि जब भी एक से ज़्यादा स्मॉलर वेरिएबल हो तो आपको प्रॉब्लम में कुछ न कुछ ऐसा दिया रहेगा जिससे कि आप दोनों को एक बना सकते। तो अब जानिए आपको किस स्मॉलर वेरिएबल का रेट निकालना है, तो हाइट का, रेडियस का नहीं निकालना है, मतलब रेडियस का कोई काम नहीं है। इसीलिए आपको इस रिलेशन से रेडियस को हटाना होगा। तो बताइए आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 6h। इसका मतलब है इस वॉल्यूम से आपको किसको हटाना होगा, आर को कि एच को, आर को। पक्का क्यों हटा रहे हैं पता चल रहा है, इसलिए कि आर का मुझे कोई काम नहीं है, अब मेरा काम है किसका, एच से। चलिए आर के जगह पे आप 6h रख दो, उस पर होल स्क्वायर इंटू एच इक्वल टू भी इक्वल टू 1/3 पाई। ये कितना हो जाएगा 36h स्क्वायर इंटू एच। कैंसिल करो, बताओ वॉल्यूम क्या हो गया 12 पाई एच क्यूब। बताइए आपका काम खत्म हो गया कि नहीं आर से, आर का कोई काम है क्या, है क्या, नहीं है। अब आप अपना काम कर सकते हैं। चलिए डीसी करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टी, डी वी बाई डी टी इक्वल टू 12 पाई, तो कांस्टेंट है बच्चों, एच क्यूब का डीसी बताइए 3h स्क्वायर। अब बगल में क्या लिखना होगा, डी एच बाई डी टी। क्यों, क्योंकि आपका फंक्शन है एच में और डीसी कर रहे हो किस में, टी में, तो निश्चित आपको डी एच बाई डी टी लिखना होगा चेन रूल के आधार पर। समझते हैं ना। चल तो ये कितना हो जाएगा 36 पाई एच स्क्वायर डी एच बाई डी टी हो जाएगा। अब ये बताइए आपके पास क्या सब रिजल्ट है, वॉल्यूम का रेट कितना दिया हुआ है 12, 36 पाई, एच का मान कितना है बच्चों 4, और डी एच बाई डी टी तो निकालना ही है। बताइए ये कितना हो जाएगा 12, 3 जा कैंसिल हो जाएगा, 4 चौक 16, 43 से इसका मतलब 1/48 पाई इक्वल टू डी एच बाई डी टी। देखिए हाइट का रेट निकला कितना, इस रेट से सैंड का क्या हो रहा होगा, सैंड कौन का हाइट बढ़ रहा है, अर्थात रेट ऑफ हाइट कितना हो गया बच्चों, बोलिए 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। आई बात समझ में, जिसका काम था वो उसको रखे और जिसका काम नहीं था उसको क्या किए, हटा दिए बच्चों। चलिए समझ गए, बड़ा मजेदार प्रॉब्लम था बच्चों। चलिए नोट कर लें। हाँ तो बच्चों अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 बिल्कुल एमसीक्यू क्वेश्चन है बच्चों। क्या कह रहा है समझिएगा, कॉस्ट, टोटल कॉस्ट एक्सप्रेशन के रूप में दिया गया है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के रूप में, और कहता है मार्जिनल कॉस्ट बताइए जब प्रोडक्शन कितना यूनिट हो 17 यूनिट। देखिए बच्चों ये कॉस्ट हुआ, और कॉस्ट मतलब मैन्युफैक्चर, किसी भी प्रोडक्ट को कंपनी के द्वारा जो बनाया जाता है उसमें खर्च लगती है बच्चों, वो कॉस्ट है। और जैसे जैसे नंबर ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाएगा, नंबर ऑफ आइटम्स बढ़ाएगा, वैसे वैसे उसका कॉस्ट भी बढ़ेगा। जैसे कोई कंपनी मान लो 100 यूनिट कोई सामान बनाती है, उसमें 100 यूनिट में 200 रुपया लगता है या 2000 रुपया, ठीक है। तो निश्चित तौर पर अगर यह प्रोडक्ट बढ़ाएगी, मान लो 120 बनाएगी, तो निश्चित कॉस्ट बढ़ेगा कि नहीं। तो जी हाँ बच्चों, वही यहाँ कहा जा रहा है, वही यहाँ कहा जा रहा है बच्चों कि CX माना टोटल कॉस्ट है, जो कि डिपेंड करता है किस पर, X पर। X मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स, क्या हुआ, नंबर ऑफ यूनिट्स। अब कहता है इसका मार्जिनल कॉस्ट बताइए। तो मार्जिनल कॉस्ट बच्चों क्या होता है पहले ये जान लें। मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट
ये कहा जाता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉस्ट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉस्ट, है ना, पर यूनिट आइटम। मैंने आइटम मतलब ऑब्जेक्ट हो, पर यूनिट ऑब्जेक्ट मतलब ये क्या होगी बताइए। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अनुसार क्या करेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट का रेट ऑफ चेंज कैसे निकालते हो, डी सी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू किसके, आइटम, नंबर ऑफ आइटम। बताइए नंबर ऑफ आइटम क्या है, एक्स है ना। इसका मतलब है कि आप डीसी करोगे किसको, कॉस्ट को, विथ रिस्पेक्ट टू किसके, नंबर ऑफ आइटम के। तो आपका क्या निकल जाएगा, मार्जिनल कॉस्ट। क्या निकलेगा, तो आइए हम लोग अब इसको करें, मार्जिनल कॉस्ट निकालें बच्चों। चलिए डीसी करें विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। बताइए इसका क्या होगा, 0.007 एक्स क्यूब का डीसी बताइए, 3x स्क्वायर, 0.003 एक्स स्क्वायर का 2x, 15x का 15 और 4000 का 0 हो गया। ये मार्जिनल कॉस्ट हो गया। बट आपको नंबर ऑफ आइटम दिया हुआ है, कितना में आपको निकालना है, अर्थात इसमें पुट करना होगा x बराबर कितना, 17। समझ रहे हैं मेरी बात। अब 17 रखें, इसमें 17x की जगह पे रखेंगे 0.007 इंटू 3 इंटू 17 स्क्वायर माइनस 0.003 इंटू 2 इंटू एक्स की जगह पे 70 प्लस 15। क्या कैलकुलेट कर पाएंगे, समझ गए ना। ये एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम आता है। तो मार्जिनल कॉस्ट निकालना है तो कॉस्ट को डिफरेंशिएट कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू आइटम, विथ रिस्पेक्ट टू आइटम, नंबर ऑफ आइटम, बस आपका हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नोट कर लें। हाँ तो बच्चों अब देखिए वहाँ हम लोग 15 नंबर में मार्जिनल कॉस्ट देख रहे थे और यहाँ क्या है, RX मतलब रेवेन्यू कॉस्ट है। ये क्या है, रेवेन्यू है ना, और उसका आपको क्या निकालना है, मार्जिनल रेवेन्यू। तो जी हाँ बच्चों, मार्जिनल रेवेन्यू MR, मार्जिनल रेवेन्यू जो है, फिर उसी तरह समझेंगे बच्चों कि किसको कहा जाता है। बच्चों कहते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ रेवेन्यू, द रेट ऑफ चेंज ऑफ रेवेन्यू, है ना, पर यूनिट नंबर ऑफ आइटम, नंबर ऑफ आइटम्स। अर्थात रेवेन्यू में परिवर्तन किसके रिस्पेक्ट में, नंबर ऑफ आइटम के रिस्पेक्ट में जो होता है बच्चों, वही कहलाता है मार्जिनल रेवेन्यू। और वहाँ हो रहा था कॉस्ट में, तो ये आप अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव क्या कर सकते हैं, डी आर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू किसके, डी एक्स। क्या मतलब हुआ, रेवेन्यू का चेंजिंग किसके रिस्पेक्ट में, आइटम के रिस्पेक्ट में, नंबर ऑफ आइटम। तो जी हाँ बच्चों, अर्थात डीसी ऑफ आर एक्स रेवेन्यू विथ रिस्पेक्ट टू किसके कर दोगे, एक्स के, तो आपका मार्जिनल रेवेन्यू निकल जाएगा। तो आइए इस प्रॉब्लम में देखिए, रेवेन्यू दिया हुआ है, इसको डीसी करें विथ रिस्पेक्ट टू किसके, एक्स के, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये कितना हो जाएगा, 26x प्लस 20 और 15 का 0। और कह रहा है नंबर ऑफ आइटम कितना है बच्चों, x इक्वल टू 7, है ना। तो चलिए 7 इसमें पुट कर दीजिए, है ना, कितना हो जाएगा, 26 इंटू 7 प्लस 26। देखिए 208, जी हाँ 208, ये आपका मार्जिनल
रेवेन्यू हुआ। तो दो ही चीज़ होता है ना इस कॉस्ट में, एक कॉस्ट टोटल कॉस्ट, एक होता है रेवेन्यू। टोटल कॉस्ट में मार्जिनल कॉस्ट निकलता है और रेवेन्यू में मार्जिनल रेवेन्यू निकलता है। ठीक है, चलिए नोट कर लें। हाँ तो बच्चों, आज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट हुआ बच्चों। खूब मज़ेदार सब प्रॉब्लम था जो कि डिस्कशन हुई। अब आप खुद से प्रैक्टिस करें बच्चों, है ना। तो मज़ेदार प्रॉब्लम आज हम लोग का हुआ, उसको रिवीजन करें, है ना, तभी आपका वो स्ट्रॉन्ग होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।